आप सुन रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे दो दिलों की कहानी माय कॉन्ट्रैक्ट वाइफ, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। बैठो। आरव ने ऑफिस में पहुंचने के बाद रागिनी को बैठने का इशारा करते हुए कहा। रागिनी सकुचाते हुए चेयर पर बैठ गई। उधर ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स में गॉसिपिंग शुरू हो गई। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर आरव इस मामूली सी लड़की को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। इस टाइम सबसे ज्यादा बुरा तो मोनिका को लग रहा था। ऑफिस में काम करने वाले अधिकतर लोग ये जानते थे कि मोनिका आरव की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। आज मोनिका आरव से मिलने आई थी और आरव ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, बल्कि उसके सामने से ही रागिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन में लेकर चला गया। यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या, जो आप लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं? चलिए सब लोग अपनी अपनी जगह पे काम पे लग जाइए। भरत अंकल ने जब ऑफिस में लोगों को आरव के बारे में गॉसिप करते हुए देखा तो उन्होंने सबको फटकारते हुए कहा, तमाशा ही चल रहा है भरत जी। अभी भरत अंकल ने अपनी बात खत्म की ही थी कि मोनिका ने उनके सामने पहुंचकर कहा। उसकी बात सुनकर भरत अंकल भौचक्का होकर उसे देखने लगे। और ये तमाशा आरव ने शुरू किया है, लेकिन खत्म मैं करूंगी। मोनिका ने अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए भरत अंकल से कहा। मतलब? भरत अंकल ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब बहुत जल्द आप दोनों को पता लग जाएगा। आपने और आरव ने मेरे साथ धोखा किया है और इस बार मैं शांत नहीं रहूंगी। मोनिका ने भरत अंकल को घूरते हुए कहा और फिर तुरंत ही वहां से मुड़कर चली गई। भरत अंकल उसे जाते हुए देख रहे थे और फिर उसे इग्नोर करके अपने काम में लग गए। बोलो, तुम्हें मुझसे कुछ काम था? आरव ने सवाल किया। नहीं जी, वो मैं यहाँ नौकरी के लिए आई थी। आज अखबार में नौकरी का ऐड देखा था, रागिनी ने जवाब दिया। नौकरी? अच्छा। आरव ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। अभी तक उसे ये लग रहा था कि रागिनी यहाँ पर उससे बात करने के लिए आई थी। रागिनी, देखो, अगर तुम्हें ऑफिस की जॉब करनी है तो फिर उसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत होगी। आरव ने रागिनी को समझाते हुए कहा। एक बार तुम खुद को उसके अकॉर्डिंग ट्रेन कर लो, फिर तुम्हें आसानी से कोई भी ऑफिस जॉब मिल जाएगी। जी, रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद आरव ने रागिनी की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? रागिनी एक टक आरव की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, उसका फोन वाइब्रेट होने लगा और उसने फोन के स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, मैं चलती हूँ। रागिनी उठकर वहां से जाने लगी। आरव कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगा। वो रागिनी से और बात तो करना चाहता था, लेकिन उसे हड़बड़ी में देखकर उसने रागिनी को जाने से नहीं रोका। ऑफिस से बाहर आते ही रागिनी ने अपना फोन निकालकर वापस उसी नंबर पर कॉल किया जिस नंबर से उसे कॉल आ रही थी। जी वकील साहब, बोलिए। आपका केस बहुत खराब होता जा रहा है। किसी बड़े वकील को लेकर आना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। जी मतलब? रागिनी ने हड़बड़ाते हुए कहा। मतलब ये कि 20 लाख रुपए लगेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। बड़े वकील की फीस और बाकी के खर्चे में इतने पैसे लग जाएंगे। अब आप बता दीजिए कि क्या करना है। अगर केस लड़ना है तो पैसों का इंतजाम कर लीजिए, वरना। जी नहीं, मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम करती हूँ, आप केस मत बंद कीजिए। रागिनी ने फोन पर वकील से रिक्वेस्ट करते हुए कहा और फिर फोन रख दिया। उसके बाद रागिनी वापस अपने घर की तरफ बढ़ गई। इधर ऑफिस में जब भरत अंकल ने रागिनी और आरव को एक साथ देखा तो उन्हें कुछ संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत ही अपनी मीडिया टीम को फोन करके कहा, मीडिया में ये न्यूज दे दो कि आरव ने बार मैनेजर को इसलिए थप्पड़ मारा था क्योंकि वो किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन ये ध्यान रखना कि उस लड़की की आइडेंटिटी किसी भी हालत में बाहर नहीं आनी चाहिए। ओके सर, मीडिया टीम के हेड ने जवाब दिया। फोन रखकर भरत अंकल सीधे आरव के कैबिन में पहुंच गए। आरव मायूस चेहरा लेकर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। क्या हुआ बेटा, ये लड़की कौन थी?
भरत अंकल ने आरव से सवाल किया। कोई नहीं अंकल, छोड़िए उसे। आरव ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, शादी के लिए कोई और लड़की मिली? अब तो बस 4 दिन बचे हैं। अगर शादी नहीं हुई तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। फिलहाल तुम इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दो। मिस्टर भटनागर अपने सारे शेयर्स बेच रहे हैं। कंपनी बचाने के लिए उनके हिस्से के शेयर्स मैं खरीद रहा हूँ। भरत अंकल ने भी निराशापूर्वक अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। आरव की बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी, क्योंकि रागिनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। ऊपर से कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स भी कंपनी से अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहते थे। उसकी उम्मीद अब टूटने लगी थी। इतने सालों में पहली बार आज आरव के हाथ पेपर्स पर सिग्नेचर करते वक्त कांप रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा हो। भरत अंकल ने भी आरव की बेचैनी भांप ली थी। मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान मत हो। भरत अंकल ने आरव को समझाते हुए कहा और फिर वो वहां से चले गए। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद पिछले कई दिनों की तरह आरव आज भी घर देरी से पहुंचा और चुपचाप अपने रूम में जाकर सो गया। पूरा सामान बाहर निकालो, जल्दी। एक लंबा चौड़ा अधेड़ उम्र का शख्स सूट और टाई पहने हुए आरव के सामने खड़े होकर बाकी के लोगों को ऑर्डर दे रहा था। आरव ने दूसरी तरफ देखा तो वहां पर मौजूद दूसरा शख्स नीलामी में चिल्ला रहा है, 100 करोड़, 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 150 करोड़, 150 करोड़ 1, 150 करोड़ 2। नहीं नहीं, वो व्हीलचेयर नहीं, व्हीलचेयर नहीं। आरव तेजी से भागता हुआ अनन्या की तरफ बढ़ा, लेकिन न जाने क्यों वो अनन्या के करीब नहीं पहुंच पाया। तब तक अनन्या व्हीलचेयर से नीचे आ चुकी थी। आरव ने अपने चारों ओर नजर डाली तो लोग उसकी तरफ देखकर ठहाका मारकर हंस रहे थे। आरव सिंह मेवाड़, मेवाड़ इंडस्ट्रीज का मालिक। देखो तो जरा क्या हालत हो गई। 200 करोड़, 200 करोड़ 1, 250 करोड़। आरव जोर जोर से सांस लेता हुआ उठकर बैठ गया। उसका फोन जोर जोर से वाइब्रेट हो रहा था, जिससे उसकी नींद खुल गई थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसने बेहद अजीब और डरावना सपना देख लिया था। किसी अननोन नंबर से कॉल थी। कॉल उठाने से पहले आरव ने घड़ी पर नजर डाली तो पता चला कि सुबह के 8 बज चुके थे। हेलो जी, मैं रागिनी। हाँ रागिनी, वो मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हूं। हाँ ओके ओके, आरव ने चैन की सांस लेते हुए कहा। लेकिन मेरी कुछ शर्त है, रागिनी ने कहा। शर्त? कैसी शर्त? क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? हाँ ठीक है, आरव ने सिर हिलाते हुए कहा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए आखिर क्या होगी रागिनी की शर्त, और क्या आरव कर पाएगा रागिनी से शादी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।